नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:15 यानी कि 10:15 का समय हो रहा है और बाजार में ऊपरी तरफ का दायरा हम बरकरार देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ अहम स्तर बता देता हूं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के। तो बाजार में आज हमने देखा है दोस्तों कि दिग्गज सूचकांक जो कि निफ्टी और सेंसेक्स है इन्होंने दोनों ने ही अपने जीवन का एक नया सर्वोच्च स्तर आज बनाया है। स्तर बता देता हूं आपको। सेंसेक्स 220 पॉइंट की बढ़त 83,110 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 70 अंकों की बढ़त 25,425 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी में 190 पॉइंट की बढ़त 52,125 का स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए डॉलर में स्तर है करीबन 83.88, 0.01 पैसे की मजबूती देख रहे हैं रुपए में डॉलर के मुकाबले फिलहाल। और कच्चे तेल ब्रेंट और नाइमेक्स में 71.85 डॉलर प्रति बैरल का दाम है ब्रेंट का और 68.80 डॉलर प्रति बैरल का दाम है नाइमेक्स का। तो नाइमेक्स और ब्रेंट पे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो निरंतर पिछले हफ्ते गिरावट के बाद आज थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं, लेकिन यहां से बहुत ऊपर जाएगा उसका अनुमान हमें थोड़ा बहुत कम लग रहा है। जिस प्रकार से उत्पादन में टिप्पणियां की गई है ओपेक प्लस देश द्वारा और जिस प्रकार से कच्चे तेल की मांग में थोड़ी बहुत निचले स्तर हम देख रहे हैं, तो ये दोनों परिस्थितियां हमें लग रहा है कि आपको थोड़े बहुत आकलन लगाने में सहायता करते हैं कि कच्चे तेल के दाम यहां से ऊपर थोड़े बहुत सीमित दायरे में जा सकते हैं, लेकिन नीचे जाने में संभावना पूरी है। एक ही अटकल जो हमें लग रही है, जो शायद थोड़ा बहुत उबाल कच्चे तेल के दामों में ला सकता है, वो है जो परिस्थिति खाड़ी देश में युद्ध को लेकर के है। अगर वहां से कोई नकारात्मक खबर आई तो कच्चे तेल के दामों में थोड़ा बहुत उबाल हम देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल उसकी शक्यता जो है वो थोड़ी बहुत, संभावना जो है वो थोड़ी बहुत कम लग रही। तो अनुमान है कि यहां से थोड़ा बहुत ऊपर और फिर वापस नीचे की तरफ के दायरे कच्चे तेल में आप देख सकते हैं। रुपए में दोस्तों पिछले हफ्ते हमने जो स्तर बताए थे कि करीबन 83.90 और 84 के स्तर के आसपास अगर रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले तो बैंक्स और आरबीआई की तरफ से डॉलर की बिकवाली होगी, जिससे शायद थोड़ी बहुत सहारा रुपए को मिल सकता है। वैसे ही थोड़ी बहुत ही परिस्थिति हुई है, तो अनुमान है कि 83.85 और 83.80 ये जो दो स्तर है रुपए में मजबूती के, ये हम शायद संभवतः देख सकते हैं इस हफ्ते। और कमजोरी जो रुपए में हम देख रहे हैं तो वो शायद आपको फिर से 83.90 और 84 के स्तर दिखा सकती है। तो ये दायरा बंद कारोबार रुपए डॉलर में और कच्चे तेल में हम देख सकते हैं। अब आते हैं बाजारों पर दोस्तों। तो जैसे हमने शुरुआत की टिप्पणियों में कहा कि आज एक नया सर्वोच्च स्तर बनता हुआ दिखा है और इतिहास हमारे समक्ष है। जब भी एक नया स्तर बनता है तो ऐसे भी कुछ दिन आते हैं, कुछ समय आता है जब थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हावी हो जाती है बाजार में और एक दायरे बंद कारोबार हो सकता है। तो उठापटक जो है, जिसे हम वोलेटिलिटी या चॉपीनेस कहते हैं बाजार की भाषा में, वो शायद थोड़ी बहुत हावी हो सकती है। लेकिन बाजार में अनिवार्य यह है देखना कि पिछले कुछ समय से हमने जो भी नीचे के तरफ के दायरे देखे दोस्तों, वहां पर सक्षम रूप से खरीदारी आई है। वो खरीदारी फिर स्थानीय संस्थागत निवेशकों की तरफ से हो, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हो, बड़े निवेशक हो या फिर छोटे मझौले निवेशकों की तरफ। तो वो जो निचले स्तर पर हमें सहारा मिलता है, वो सहारा हमें और भी सहायता करता है सक्षम रूप से ऊपर जाने के लिए। लेकिन बाजार का इतिहास भी हमें पता है, थोड़ा बहुत दायरे बंद कारोबार, शायद एक दिन दो दिन मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आ सकता है, जिससे थोड़ा बहुत निचला स्तर हम देख सकते हैं। तो वो स्तर क्या होंगे निचले स्तर के तरफ और ऊपरी तरफ? तो दो स्तर नीचे के और दो तरफ ऊपर के हमें लग रहा है। 25,200 से लेकर के 25,300 ये निचला स्तर है जहां पर आप खरीदारी आते हुए देख सकेंगे। और ऊपरी तरफ अगर हमने 25,400, 25,450 के पार जाकर के बंद दिया बाजार में, तो ऊपरी तरफ के दायरे आपको 25,600 और 25,650 ये दो स्तर देखने की पूरी संभावना और तैयारी हमें रखनी चाहिए। लेकिन इस हफ्ते बुधवार को 18 सितंबर की तारीख एक महत्वपूर्ण तारीख है, जहां पर
अमेरिका में FOMC की बैठक होने वाली है और जिस प्रकार से पिछले महीने फेड के चेयरमैन साहब पॉवेल साहब ने टिप्पणियां करी थी कि सितंबर के मध्यांतर के आसपास या सितंबर के अंत तक आपको ब्याज दरों में कटौती आती हुई दिखेगी, और जिस प्रकार से जो आंकड़े परिस्थिति को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के उभरे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए शायद अनुमान है कि 0.25 यानी कि 25 बेसिस पॉइंट या फिर 0.50 यानी कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती आ सकती है। अब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती आती है तो मेरे ख्याल से बड़े तौर पर तो बाजार ने ये खबर को पचा लिया है, लेकिन जो बेरोजगारी के और बाकी अन्य अर्थव्यवस्था के आंकड़े उभर करके आए अमेरिका में, तो कुछ तर्क ये लगाया जा रहा है कि शायद थोड़ा बहुत अग्रेसर हो करके FOMC में शायद 50 बेसिस पॉइंट की कटौती आते हुए दिखेगी। तो अगर दूसरा अनुमान अगर सही आता है, यानी कि अगर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती आती है, तो उत्साह थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है अमेरिका के बाजार में, बाकी अन्य विश्व भर के बाजार में और हमारे यहां पर भी। उस परिस्थिति में ऊपर के तरफ के स्तर और शायद आपको थोड़े बहुत संभावित होते हुए नजर आएंगे। कुछ क्षेत्र पर भी इसका एक सकारात्मक असर पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर IT क्षेत्र जो है उस पर मेरे ख्याल से इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ सकता है। हमने कुछ चीजें बाजार में देखी है और अनिवार्य होगा हमारे लिए इन सब चीजों के आपके साथ बताना, संबोधित करना आपको। और दो चीज क्या है, पहला तो हमने देखा है कि इस साल के शुरुआत से ही नहीं, लेकिन पिछले वर्ष से और कुछ समय से IPO बाजार में बहुत बड़ी उत्सुकता है, और उत्सुकता इतनी है कि अच्छे IPO, अच्छे कागज जो बाजार में आते हैं IPO के, अगर वो कामकाज को लेकर के सही दशा और दिशा में है और मूल्यांकन को लेकर के सही स्तर पर मूल्यांकन लेकर के आते हैं, तो बाजार ने इसे दोनों हाथों से सराहा है और इसका स्वागत किया है। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, आज ही एक IPO लिस्ट हुआ है जिसके वो बाजार में बहुत उत्सुकता थी और काफी बड़ा सब्सक्रिप्शन भी हमने देखा। वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO। दोस्तों, ऊपरी स्तर 70 रुपए का इसका फ्लोर प्राइस था और आज जब लिस्टिंग हुआ तो मेरे ख्याल से करीबन 115-120% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ, 150 के पार जाकर के लिस्ट हुआ है। इसी प्रकार से बाकी कुछ अन्य IPO भी आज लिस्ट हुए हैं जहां पर थोड़े बहुत ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर IPO का मूल्यांकन अच्छा है, कामकाज अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो बाजार इसको दोनों हाथों से सराहेगा और इसका स्वागत करेगा। तो नकदी को लेकर के जो चिंताएं पहले हुआ करती थी दोस्तों के सेकेंडरी मार्केट में से लोग पैसा खींच करके प्राइमरी मार्केट में डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सेकेंडरी मार्केट भी ऊपर जा रहा है और प्राइमरी मार्केट में भी उतना ही उत्साह है जहां तक सब्सक्रिप्शन का सवाल है। और एक चीज हमने देखी है पिछले कुछ महीनों से दोस्तों, वो है बाजार में जो ब्लॉक डील्स होती हैं, जो बड़े बड़े निवेशक कुछ अनुमानित स्तर जो उनके ध्यान में होते हैं, वो भाव आने के बाद वो वहां से अपना निवेश बेच करके निकल जाते हैं, चाहे वो फिर बड़े निवेशक हो या फिर कंपनी के प्रमोटर्स हो। ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक डील्स हमने पिछले कुछ समय में काफी कुछ होते हुए देखे हैं और बाजार खुलते ही पहले ही कुछ मिनटों में ये जो ब्लॉक डील्स होते हैं ये समाप्त हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि नकदी को लेकर के जो गहराई है वो काफी नीचे के तरफ है, फिर चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो या फिर वो सेकेंडरी मार्केट हो। तो जो चिंता कुछ लोगों को हो रही थी नकदी को लेकर के, वो मेरे ख्याल से विराम ले लिया है, क्योंकि हमें उत्तर मिल गया है कि नकदी को लेकर के ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और ऐसी कोई आफत या मुसीबत सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली को लेकर के नहीं आएगी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में आपके पास नकदी यानी कि लिक्विडिटी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, और एक अनिवार्य ये भी है कि जिस मात्रा में अगर आगे जाकर के हमारे शेयर बाजार में, भारतीय शेयर बाजार में बड़े बड़े निवेशक आएंगे विदेशों से, तो वो जो नकदी लेकर के आएंगे उसको पचाने की क्या हमारे में क्षमता है। ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जैसे हमने कुछ सालों पहले देखी थी कि बहुत ही कम स्टॉक्स के पीछे बहुत सारा रुपया जा रहा था और फिर मूल्यांकन को लेकर के लोगों को चिंता हो गई थी, क्योंकि शेयर के दाम निर्धारित होते हैं कंपनी के कामकाज और नतीजों को लेकर के। तो शेयर के दाम अगर उससे
पहले ऊपर चले जाते हैं और नतीजे इतने सकारात्मक के अच्छे नहीं, तो फिर वो कनेक्शन आना वाजबी है, लाजमी भी है और मेरे ख्याल से अनिवार्य भी है। तो इसलिए सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी आना जरूरी है, सक्षम रूप से आपका प्राइमरी मार्केट भी अच्छी तरीके से कामकाज कर रहा हो और ब्लॉक डील्स के द्वारा जो बड़ी बड़ी बहुत ब्लॉक डील्स होती है उसमें भी लोगों की रुचि और इंटरेस्ट आए निवेश करने के लिए। तो ये सभी मापदंड में हमें लग रहा है कि परिस्थिति पहले से अब कुछ ज्यादा अच्छी और बेहतर लग रही है और कोई बड़ा चिंता का कारण सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली को लेकर के इस परिस्थिति प्राइमरी मार्केट या फिर ब्लॉक डील्स को लेकर के नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं हम बाजार में क्या रवैया आपका होना चाहिए। तो जैसे हमने बताया दोस्तों कि एक नया हमारी टिप्पणी में कि एक नया सर्वोच्चम स्तर बना और शायद थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार हो सकता है। एक बहुत बड़ा घटनाक्रम बुधवार को 18 सितंबर को होने वाला है एफएमसी की बैठक, जहां पर ब्याज ये घोषणा जो होगी दोस्तों वो बुधवार को देर शाम होगी। तो इसकी प्रतिक्रिया जो भी कटौती होगी उसकी प्रतिक्रिया हमारे बाजार में गुरुवार को सुबह देखने मिलेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी हो हमें लग रहा है कि हमारा बाजार बहुत ही सक्षम और मजबूत है और यहां से उभरने के लिए आपको और भी नए ऊपर के स्तर देखना हमें बाकी है। एकदम से ऊपर जाए या एकदम से धड़ाम करके गिरे उसकी संभावना बहुत कम लग रही है। और हर बार जब हम आपसे जुड़ते हैं सोमवार को, तो दोस्तों दो बुनियादी तर्क के आधार पर विकल्प लेके आते हैं आपके लिए। आज दो भिन्न विभिन्न क्षेत्र से निवेश लायक नाम हमने चयन किया है। पहला है सीमेंट क्षेत्र की मझौली कंपनी बिरला कॉर्पोरेशन, बिरला कॉर्प। दोस्तों 2-3 कारण हैं जो हमें आकर्षित करते हैं सीमेंट क्षेत्र की तरफ। पहला तो है सीमेंट की खपत निरंतर महीने दर महीने जो सीमेंट के बोरियों की बिकवाली के आंकड़े आते हैं वो ऊपर जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के तरफ से भारत निर्माण, केंद्रीय स्तर सरकार पे खर्च, राज्य स्तर पर सरकार से खर्च, राज्य को निर्माण करने के लिए नए ढांचे निर्माण करने के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर में निरंतर सुधार देख रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं जहां पर सीमेंट की खपत होती है, और निजी क्षेत्रों की कंपनियों की तरफ से आने वाले समय में जो विस्तार योजना होगी, जो उत्पादन विस्तार योजना है वो। तो ये पूरा समीकरण जो हमें लग रहा है वो एक सकारात्मक सा आदेश दे रहा है कि आने वाले समय में सीमेंट कंपनियों की सीमेंट बोरियों की बिक्री धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी और अगर बिक्रियां ऊपर जाती है सीमेंट की बोरियों की तो जाहिर है आय में और मुनाफे में भी आपको अच्छा इजाफा आता हुआ दिखेगा। एक और तर्क हमें लग रहा है कि एक सकारात्मक रुझान है। एक तो लागत खर्च निरंतर कम हो रहा है और हमारा आकलन और अनुमान कहता है कि आने वाले समय में सीमेंट के बोरियों के दाम में आपको इजाफे होते हुए दिखेंगे, जिसके शुद्ध मुनाफे पर एक सकारात्मक असर आएगा। तो ये सब समीकरण लग रहा है। और एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन भी अगर आप देखें तो सीमेंट क्षेत्र में हो रहा है। छोटी मझौली कमजोर बैलेंस शीट वाली कंपनियां सक्षम और मजबूत मझौली और बड़ी कंपनियों की खरीदारी की सूची में आ जाती है, रडार पर आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो बिरला कॉर्प में बुनियादी दर के आधार पर निवेश की राय है। 1750 का लक्ष्यांक है मौजूदा स्तर से और नतीजे अच्छा है तो इस लक्ष्यांक में उसी तरीके का परिवर्तन होगा, लेकिन निर्भर होगा अनुमानित लक्ष्यांक है नतीजे को ध्यान में रखते हुए। दूसरी कंपनी है दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है, डायग्नोसिस सेक्टर। हम अक्सर बात करते हैं फार्मा सेक्टर की, हम अक्सर बात करते हैं हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स की, लेकिन डायग्नोसिस पर चर्चा बहुत कम होती है। और हमें लग रहा है कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है फार्मा सेक्टर का, हॉस्पिटल्स का और डायग्नोसिस का, ये एक दूसरे से बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ है। इसको आप अलग रूप में नहीं देख सकते। अगर आप फार्मा पे नजरिया सकारात्मक लेके चलते हैं तो आपको हॉस्पिटल्स पे भी उतना ही सकारात्मक नजरिया रखना पड़ेगा और हेल्थ केयर में भी आपको उतना ही सकारात्मक, डायग्नोस में भी आपको उतना ही सकारात्मक नजरिया रखना पड़ेगा। तो डायग्नोसिस सेक्टर में से एक कंपनी का हमने चयन किया है जिसका नाम है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। ज्यादा लंबे इतिहास में जाने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन कोविड की परिस्थिति हमें सबको याद है, जिस प्रकार से कोविड के टेस्ट हुए थे और जिस प्रकार से डायग्नोसिस सेक्टर के शेयर के दामों में हमने वृद्धि देखी थी। उसके बाद प्रतिबंध हट गए, कोविड के जो भय था वो कम हो गया, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन आया और एक दायरेबंद कारोबार हुआ। लेकिन जिस प्रकार से लोगों में अपनी सेहत को लेकर के जागरूकता हो रही है दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि डायग्नोसिस सेक्टर
हेल्थ केयर और फार्मा से बहुत करीब से जुड़ा है। इसको भी ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि एक अनिवार्य स्तर है जहां पर आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स में। एक बहुत ही न्यूनतम लक्ष्यांक हमने 3600 का रखा है। यहां पर भी कहना अनिवार्य होगा कि अगर नतीजे अच्छा है और अनुमान से बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा, लेकिन फिलहाल 3600 के लक्ष्यांक है। ध्यान रखिए दोस्तों कि ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हम राय दे रहे हैं। ये आज खरीदे कल बेचे, छोटी या मध्यम अवधि के लिए राय नहीं दे रहे, और इसमें रणनीति भी कारगर होनी चाहिए आपकी। इस तरह से थोड़ी बहुत शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, और जिस समय भी बाजार में मुनाफा वसूली आती है या फिर इन दो शेयर्स में मुनाफा वसूली आती है तो निचले स्तर पर आप धीरे धीरे करके जोड़ने का प्रयास करें। लेकिन अनिवार्य है 12, 16, 18 महीने या उससे ज्यादा आपके पास समय सीमा हो, जिससे आपके निवेश के ऊपर आपको एक कारगर मुनाफा मिलने की संभावना खड़ी हो सकती है। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं और अगले सोमवार को आप लोगों से मिलने का प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेहत का ध्यान रखिए।